नमस्कार मित्रों। नमस्कार। डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के प्रोग्राम आंकड़े बोलते हैं में आपका स्वागत है। ये हमारी दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप लोगों ने हमारा पहला प्रोग्राम काफ़ी पसंद किया और साथ ही साथ इस पे बहुत सारे सराहने वाले कमेंट आए और हमारे पर्सनल कांटेक्ट के ज़रिए भी जो हमें कमेंट आए उससे हमें काफ़ी सराहना मिली। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का विश्लेषण और वहाँ पे जो चुनाव से संबंधित जो रणनीति रही उन सब का विश्लेषण। और इस विश्लेषण को प्रस्तुत करने के लिए हमारे सामने पुनः हमने आमंत्रित किया है हमारे आंकड़ों के विशेषज्ञ श्री अमित जी को। अमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अमित जी, कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानने से पहले आप सबसे पहले वहाँ की डेमोग्राफी और वहाँ से जो एरिया है कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र का उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो कालाढूंगी विधानसभा जो क्षेत्र है हमारा, वो मुख्यतः 3 जगहों से मिलकर के बना है। ये परिसीमन सन 2012 में जब परिसीमन हुआ तब कालाढूंगी विधानसभा एक अलग से आई है। तो 2012 से पहले जो है इसका जो क्षेत्र था वो हल्द्वानी, कुछ क्षेत्र इसका हल्द्वानी से, कुछ रामनगर से और कुछ नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से काटा गया था। इसमें मुख्यतः हल्द्वानी का काफ़ी सारा पार्ट, कालाढूंगी का स्वयं में और कुछ कोटाबाग का पार्ट जो है वो इसमें आता है। और यहाँ की अगर मैं आबादी की बात करूँ तो लगभग 90% इसमें पहाड़ी आबादी है। यानी कि यहाँ पर 90% आपको कुमाऊनी लोग ही बहुतायत में मिलेंगे क्योंकि ये काफ़ी बसावट वाला एरिया है। अगर मैं इसको और आंकड़ों के हिसाब से जाऊँ तो लगभग जो वोटर की संख्या है 2012 से 17 में 30% इसमें जो है वो बढ़ी है। और 17 से 21 तक भी जो अभी हमारे पास, चूँकि अभी असल जो आंकड़े 21 तक के हैं, तो लगभग 32% अभी हमारी है जो 2017 से 21 में 32% के आसपास इसमें और बढ़ोतरी हुई है वोटर की संख्या में। तो ये इसका डेमोग्राफिक वो है। इसमें हमारा हल्द्वानी क्षेत्र के अगर वार्ड वाइज में कहूँ तो हल्द्वानी नगर महापालिका के वार्ड नंबर 32 से लेकर के 60 तक के जो हैं वो सारे के सारे इसमें कवर होते हैं, प्लस कालाढूंगी के सारे वार्ड, प्लस कोटाबाग का जो क्षेत्र है वो सारे के सारे इसमें आते हैं, और प्लस कई सारे जो गांव हैं वो इसमें कवर होते हैं। कुल मिला के अभी 2021 में भी और 2017 में भी यहाँ पे 189 बूथ्स हैं जी। तो जो आपने एरिया से संबंधित और डेमोग्राफी से संबंधित बात बताई, लग रहा है इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा जैसे आंकड़े बोलते हैं इस प्रोग्राम के तहत आप हमें ये बताइए, जो इसमें जो अंतिम चुनाव हुए 2017 के विधानसभा चुनाव, उसमें जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, मतलब हमारी टीम ने जो विश्लेषण किया है 2017 का विश्लेषण आप किस तरह से प्रस्तुत करेंगे? तो 2017 का इसमें एक बड़ी रोचक बात ये हुई है कि 2017 में माननीय श्री बंशीधर भगत जी यहाँ के विधायक मनोनीत हुए हैं जनता के द्वारा, और उन्होंने पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो सबसे ज़्यादा जो वोटों का अंतर है वो इसी सीट से ही आया गया था, और वो भी 2017 में। तो ये यहाँ का रहा है। और अगर मैं इसको अपनी टीम के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो आंकड़ों में अगर हम बात करें तो 2017 में इन जनरल अगर देखें तो मैं इस 2017 का जो विश्लेषण है वो इस तरीके से है कि 44.7%, लगभग 44.7% जो है ये माननीय बंशीधर भगत जी को जो है यहाँ पर वोट प्रतिशत मिला है। उसके बाद जो इनके दूसरे प्रतिद्वंदी हैं यानी कि कांग्रेस के आदरणीय श्री प्रकाश जोशी जी, उन्हें 24.6% जो है वो वोट मिले थे। उसके बाद सेकंड रनर अप में जो आए यानी कि थर्ड जो आए वो थे महेश शर्मा जी, उनको 19.8% यहाँ पर जनाधार मिला है, मतलब
उसमें चौथे नंबर पे हमारे आते हैं इसमें धर्मयाल जी। तो धर्मयाल जी को 4.2% इसमें वोट मिले थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा मार्जिन, यानी कि 44.7% का मार्जिन, लगभग 45% जो है वो भाजपा अपने कब्जे में लेने में मतलब सफल रही है। अब अगर बात करें इनके कारणों की, तो जैसा कि विदित होता है, हमने काफ़ी सारा जो इस पे हमारी टीम ने रिसर्च करा, काफ़ी सारी मैगजीनों को 2017 की काफ़ी सारे इंटरनेट के द्वारा या और जो पुरानी हमारे पास मैगजीन्स वगैरह रहती है उनके द्वारा जो हमने एनालाइज करा हमारी टीम ने, तो उससे हमें जो विदित हुआ कि एक तो प्रचंड मोदी लहर रही। ठीक है, अब मोदी लहर रहने का एक कारण मोदी लहर का होना तो है ही है कि उनका जो एक नारा था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे जनता ने हाथों हाथ लिया, डबल इंजन की सरकार। दूसरा जो बड़ी बात यहाँ पर पे आई वो ये आई कि उस समय पर पे कांग्रेस में जनरली जो काम हो रहा था वो हो रहा था कि आपका महेश शर्मा जी को टिकट मिलना लगभग तय था, लेकिन आखिरी समय में प्रकाश जोशी जी को टिकट दे दिया गया और महेश शर्मा जी की टिकट कट गई, जिसके करके कि वहाँ पर पे जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें भी एक एम्बिग्यूटी रही। एम्बिग्यूटी रहने के करके जो है इनका जो प्रभाव था वो कम हो गया। वो यहाँ पे झलक भी रहा है, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 24.6% आपका प्रकाश जोशी जी यानी कि आईएनसी को मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और निर्दलीय हमारे जो महेश चंद्र शर्मा जी खड़े हुए थे उन्हें 19.8। अगर ये दोनों मिला लें तो लगभग 44%, तब भी 383 वोट का फर्क आ रहा है। यानी कि जीत तब भी अगर इन दोनों का भी मिला लें तो भी जीत सुनिश्चित भाजपा के आदरणीय श्री कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत जी की ही हो रही थी। लेकिन उसमें रोचक बात, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे से चलते हैं कि सन 2012 के आंकड़ों से मैं इसको अगर वो करूं, एनालाइज करें, तो बंशीधर भगत ने काफ़ी ज़्यादा गेन करा है। यानी कि बीजेपी पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जो वोट है वो गेन किया है। यानी कि पिछली बार यानी 2012 में इन्हें जो जनादेश मिला था वो 28.9% का था, जिसे बढ़ाकर के इन्होंने 44.7 किया है। वहीं आपका आईएनसी से प्रकाश जोशी ही 2012 में भी खड़े हुए थे, तो उन्हें 25.9% मिला था, जो कि घटा है 24.6। वहीं महेश चंद्र शर्मा जी जो कि इंडिपेंडेंट 2012 में भी खड़े हुए थे, उनका जनादेश बढ़ा है 14.9 से 19.8% आया जी। अब ये तो आई आंकड़ों की बात। अब इसमें स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जी, तो वो बड़ी रोचक रहती है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये फिर हमारा विभिन्न पत्रकारों से, एनजीओ से और जो राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग होते हैं उनके द्वारा जब इसके साथ बातचीत करके जो बात निकल के आई, तो वो ये निकल के आई कि आशुतोष जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 90% पहाड़ी डोमिनेंट सीट है, यानी कि ओवरऑल ये पहाड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली है। तो यहाँ पर पे जो स्ट्रेटजी है वो भी इसी तरीके की है। तो आप देखेंगे तो बंशीधर भगत जी की स्ट्रेटजी और महेश चंद्र शर्मा जी की स्ट्रेटजी लगभग सेम सी है। वो ये है कि ये दोनों का सबके घर में सम्मिलित होना एज अ फैमिली मेम्बर, चाहे आपके घर में कोई भी किसी भी तरीके के सुख हो चाहे दुख हो, चाहे आपके यहाँ कोई शादी विवाह का कार्यक्रम हो, चाहे आपका यहाँ पे आपका किसी के मृत्यु का हो, चाहे कोई नामकरण का हो, या अन्य किसी भी तरीके के आपके घर के जो फंक्शन है उनमें इनका सम्मिलित होना और थोड़ा जनता के लिए कार्य करना, ये दोनों ने वो स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके करके कि इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा वोट को परसेंटेज को बढ़ाया है। वहीं अगर हम प्रकाश जोशी जी की बात करें तो उनका परसेंटेज घटा है। और ऐसा नहीं है, अगर मैं 12 से 17 पे अब डीपली अगर हम इसको एनालाइज करते हुए चलें, मीन्स कि मैं 2012 के बाद 17 को जब मैं एज अ मर्ज करके चलता हूँ कि महेश शर्मा को भी और मैं कांग्रेस का मानते हुए चलूँ और प्रकाश जोशी को भी मानते हुए चलूँ, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत तो करी है। प्रकाश जोशी प्लस महेश शर्मा ने जिस तरह से इन्होंने क्या है कि जो बूथों को कवर किया है कि यहाँ पर पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर पे वोट पड़ी है और उसमें हमारे को इतनी कम पड़ी है, वो काम तो किया है। लेकिन जो सम्मिलित कार्य हो करके आखिर में जो उसका परिणाम या परिणति होनी थी वो नहीं मिल पाई। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से दो फाड़ हो जाना
जो है उस करके ये सीट में एक इनको दिक्कत आई, वरना शायद ये थोड़ा बहुत इसमें कुछ कर पाते। दूसरा, मोदी जी की प्रचंड लहर को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लगभग कोई भी ऐसा इसमें अति दुर्गम या दुर्गम स्थान नहीं है। जैसे कि अगर हम पहाड़ की सीटों पे बात करें, यहाँ पे यद्यपि पहाड़ी समाज है, लेकिन यहाँ पर पे दुर्गम टाइप के कोई भी नहीं है, यानी हर जगह पे लगभग रोड या फिर इजीली आपको एक्सेस है। तो वहाँ पर पे आपका जो है प्रचार तंत्र भाजपा का काफ़ी ज़्यादा मतलब उसने इस एरिया को कैप्चर करा है। अब इसको अगर मैं दूसरे आंकड़ों के हिसाब से बात करता हूँ, तो मतलब मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी व पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन चीज़ों पे बात करूँ, तो आप देखिए कि मैंने इस इलेक्शन को 2017 के इलेक्शन को मैंने ट्राइपोलर कहा। ट्राइपोलर इसलिए कहा क्योंकि लगभग मतलब 44.7 तो ये रही हैं, वैसे तो एक तरफा है, लेकिन अगर हम वैसे देखें इन दोनों का अगर मिलाते हैं तो ये लगभग 44.3% के आसपास आता है। तो मैं इसको ट्राइपोलर की तरह अगर लेता हूँ, तो उसमें जो भाजपा का आया, तो इन जनरल 33 से परसेंट से ऊपर, अगर मैं पर बूथ के हिसाब से बात करता हूँ, तो 33% से ऊपर अगर आपको वोट मिल रही है उस बूथ में, तो आपकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी, यानी कि 34% या 34% से अबव है। तो मज़े की बात देखिए, तो 76 बूथ में भाजपा ने जो है 50% से ज़्यादा जो है मतलब जो है वो वहाँ पर पे वोट पाई है। उसके अलावा 54 और मतलब 189 टोटल बूथ्स थे, उनमें से 76 प्लस 54 बूथ्स में तो अबव 40% जो है इनका परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद 23 बूथ ऐसे हैं जिनमें कि इन्होंने 30 से 40% के आसपास लिया है। तो इतने ही आंकड़े से लगभग इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन अपने अपोनेंट से ले लिया था। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी स्ट्रेटेजी आती है कि विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, ये तो मैंने भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, अब मैं विपक्ष यानी कि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। क्योंकि देखिए 2012 में फिर भी यहाँ पर पे 4 पार्टियाँ खड़ी हुई थी, मतलब 4 पार्टियों का मुख्यतः रोल रहा। उसमें आपके बसपा के दीवान सिंह जी भी रहे, प्रकाश जोशी भी रहे, बंशीधर भगत जी भी रहे, और भूपेंद्र भाई जी भी रहे, इवन महेश चंद्र शर्मा भी रहे। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जो नियर टू 10,000 के आसपास हैं। अब उस समय पे ये रहा कि ये मतलब 5 तरीके से पंचकोणी मुकाबला टाइप का अगर हम कहें तो वो रहा, मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर थी। तो बसपा का वोट परसेंटेज काफ़ी घट गया, वो 1000 से नीचे पे आ गई, जबकि वही पार्टी जो है 2012 के इलेक्शन में जो है नियरली 10,000 के आसपास लेकर के आती है जब दीवान सिंह जी को खड़ा किया गया। यहीं पे कोई ये भाकुनी जी को जब खड़ा किया गया तो वो 1000 के नीचे सिमट गए। वहीं भूपेंद्र भाई जी ने खड़े नहीं हुए हैं, और महेश शर्मा जी ने तो अपने को अपनी बढ़त ही करी है। तो एक ये चीज़ आई। अब यानी कि इन्होंने बाकी पार्टियों का तो पूरा का पूरा जो है वो वोट को जो है पूरा का पूरा टर्न आउट कर लिया। अब वहीं बात करें तो ये पॉलिसी मतलब जिस तरह से यहाँ पर पे 2 खड़े हुए, उस तरह से भाजपा में भी थोड़ा बहुत रोष रहा होगा। तो रोष के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पे एक और खड़े किए गए थे आदरणीय श्री धर्मयाल जी। अब धर्मयाल जी लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, वो लगभग 4.2% ही वोट को यहाँ पर पे अपनी तरफ खींच पाए, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अन्यत्र अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 44.7 और 4.2 यानी कि लगभग 48.9 यानी कि 49% जो है भाजपा के खाते में आता है। तो देखा जाए तो भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा रिगरस मेहनत करते हुए इस सीट पर पे काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी मेहनत करके ये सीट को आगे बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल दो फाड़ कांग्रेस के 2 फाड़ होने के मात्र से ही ये हारे हैं। उस मतलब फिर भी कुछ ना कुछ कमी यहाँ पर पे रह गई है कांग्रेस के द्वारा। थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी जो 2017 के चुनाव में कांग्रेस के प्रति रही है, वो भी एक कारण हम मान सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अंततः गत्वा अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट मैटर्स, आपको मेहनत ही आपका वो रहती है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी रही है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में यहाँ पर पे साफ इंगित भी हो रहा है कि देखिए 65 बूथ में आईएनसी और जो है 20% से कम वोट लेकर के आई है।
वही 77 ऐसे बूथ हैं जहाँ के 20 से 30% है, यानी कि अगर मैं इन दो को ही जोड़ देता हूँ तो 189 में मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 5 12, 6 6 12 13 14, 143 बूथ ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर पे कि कांग्रेस 30% से नीचे लेकर के आई है। तो यहीं से जो है उनका जीत का मार्जिन घटता चला गया। तो ये एनालिसिस है हमारी टीम का, वो निकल के यहाँ सामने आता है। तो अब 2022 आ रहा है, तो 2022 में अब देखिए किस तरीके से रणनीति बूथ वाइज सारी पार्टियाँ लगाती हैं कालाडूंगी पे, क्योंकि ये काफ़ी हॉट सीट रही है और सबसे ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पर पे बंशीधर भगत जी ने जीत दर्ज की थी। तो ये रहा, ये हमारा इस बार का एनालिसिस है जी। तो आपने देखा दर्शकों कि किस तरह से बड़ी ही शानदार विजय 2017 के इलेक्शंस में माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने हासिल की, जिसका कारण विश्लेषण के द्वारा ये आया कि इसका कारण ये है कि एक तो प्रचंड मोदी लहर, फिर बीजेपी का अपनी स्ट्रेटेजी को बड़े अच्छे तरीके से और अपने प्रचार तंत्र को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, इसके साथ ही साथ एक पहाड़ी वोटर का यहाँ पर मौजूद होना इस चुनाव में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था। तो ये कारण रहे 2017 में इतने भारी बहुमत से माननीय बंशीधर भगत जी का विजय हासिल करने का। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाला चुनाव किस ओर जाएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये हम आने वाले निकट भविष्य में ही देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये विश्लेषण यहाँ पर समाप्त होता है। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि डाटा एनालिसिस और रिसर्च सेंटर में आप चुनावी विश्लेषण के अतिरिक्त चुनाव रणनीति को जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया जाए, किस तरह से बूथों में अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से आप अपने संसाधनों का एक ऑप्टिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सेवाएं आपको डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये अपना प्रोग्राम आंकड़े बोलते हैं का दूसरा एपिसोड, जिसमें हमने कालाडूंगी का विश्लेषण दिखाया, हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।